नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के लिए अब 6 अन्य चरण 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून बचे हुए हैं, जबकि 4 जून को सभी लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में 13 राज्यों के 79 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जिन प्रदेशों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहे हैं उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। वही बात अगर बिहार की करें तो कल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांक में वोट डाले जाएंगे। अब ऐसे में बांके में वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि ऐसे में अब कई सारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, और जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सबके अपने अलग अलग दावे हैं। अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनका कहना है कि इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें भी भारी मतों से जो है बीजेपी आ रही है, और जो अगला चुनाव होगा उसमें भी भारी मतों से जो बीजेपी जो है जनता बीजेपी को पसंद करेगी। वही जो एनडीए गठबंधन है उनका भी यही कहना है। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जनता के बीच में जो प्रत्याशी हैं, क्या प्रत्याशियों ने मुद्दों को सही से उठाया है, क्या प्रत्याशी मुद्दे उठा पाए हैं, और जो लोकसभा में इस वक्त उठ रहे हैं मुद्दे, देश के अंदर मुद्दे उठ रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा। सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को लेकर अब मामला उठ रहा है और कांग्रेस घिर रही है, ऐसे में इंडी गठबंधन को घेरा जा रहा है, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर घेरा जा रहा है, राहुल गांधी के बयान को लेकर घेरा जा रहा है, यहाँ रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर घेरा जा रहा है, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर घेरा जा रहा है। तो कई सारे ऐसे बयान हैं जिनको लेकर घेरा जा रहा है। पूर्णिया में कल चुनाव होने हैं, ऐसे में काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है पूर्णिया, और वहाँ से जो पप्पू यादव है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे अब मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं आपसे। मनीष कुमार जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आरजू खान जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं, मनीष कुमार जी आप ही का रुख कर लेते हैं। मनीष कुमार जी, कल 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हैं, ऐसे में जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं, जनता देखिए किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे रहने वाले हैं या फिर आपको लग रहा है इस बार जो प्रधानमंत्री मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दे रहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में पिछले बार भी विकास के नाम पर वोट पड़े थे, न्याय के साथ विकास के नाम पे वोट पड़े थे, इस बार भी 2024 का परिणाम भी वही होने वाला है। विकास और न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट होंगे, और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पिछले बार की तरह ही, पिछले बार तो हम 2019 के चुनाव में एक सीट लगभग 30 से 35 हजार वोटों से हमने किशनगंज लूज किया था, लेकिन इस बार जो वहां चुनावी माहौल है, इस बार बिहार में पूरी जनता ने मूड बना लिया है। 40 के 40 इस बार पार होने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई ई फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन आप लोग 40 का जो आप लोग कह रहे हैं कि 40 के 40 सीटों पर हम लोग पार हो रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन भी अपने आप को कमज़ोर नहीं आंक रही है इस बार, और जिस तरह से भाई प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, सोच समझ के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तो आप लोग को कैसे लग रहा है कि 40 पार हो जाएगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं ना है। आप पीछे का जो भी चुनाव, चाहे 19 का चुनाव आप देख लीजिए, पिछले बार भी इसी तरह से बोले जा रहे थे कि इस बार हम इतना जीत रहे हैं, इतना जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये लोग के केवल जो बातें हैं वो एक केवल बातें हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग पूरे आश्वस्त है। जिस प्रकार से हमने बिहार और देश में, बिहार में मुखिया नीतीश कुमार जी और देश में प्रधानमंत्री जी ने आम आवाम के लिए जो कार्य किए हैं, उसके जनता उससे प्रसन्न है, और 2019 के तरह ही 2024 के परिणाम होने हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आरजू खान जी, आपको क्या लग रहा है? आरजू खान जी, कल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, बीजेपी तो अपना दावा दम भर रही है, आप लोग का क्या कहना है? बीजेपी दावा और दम भर रही है, उसके दावे खोखले हैं।
उसकी जो बातें हैं वो जुमलेबाजी है। मैं यही कहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से घबरा गए हैं। वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश का बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस देश की कि इस देश का प्रधानमंत्री खुले मंचों से सभा को संबोधित करते हैं और हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। उनको तो ये बताना चाहिए कि ये पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आए, और जो हमारी माताएं बहनें जो बेवा हो गई, जिनका मंगलसूत्र टूट गया, उजड़ गया, उनके लिए इन्होंने क्या किया। 2014 में 23,000 रुपए में 100 ग्राम सोना था। आज के वक्त में 2024 की हम बात करें तो 73,000 रुपए में 100 ग्राम सोना। गरीब औरतें, माँ बहनें हमारी जो है मंगलसूत्र नहीं बना पा रही हैं। ये इसी तरह की उलूल जुलूल अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इनकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि ये विकास के अगर मुद्दे पे बात करते तो अपने विकास के मुद्दे को गिनाते, न कि इस तरह की बेतुकी बयान देते। और कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है कि मैं 40 जीत लूंगा विकास के नाम पे, सपने देख सकते हैं। ये हकीकत है कि आप नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का आम जनता में जो रसूख है वो बहुत कम हो गया है। उनका विश्वास इससे उठ चुका है, इसलिए मत प्रतिशत भी कम हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और भी है आजू खां जी, अब आरक्षण की बात काफ़ी जोरों शोरों से उठ रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर इधर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी हमलावर है। किस तरह देख रहे हैं? हम बीजेपी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि एनडीए हमलावर है इसी को लेकर, इंडी गठबंधन पर। किस तरह से देख रहे हैं कि भाई आप लोग सिर्फ जो है बांटने का काम कर रहे हैं और एक वर्ग विशेष को मतलब खुश करने के लिए सब सारे काम हो रहे हैं? यही तो बदकिस्मती है देश की ना, कि बात मुद्दों की होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि 60 साल पहले भी कांग्रेस सत्ता शासन में थी, यूपीए की सरकार थी, तो क्या किसी का आरक्षण किसी और को दे दिया गया क्या? या ये इस तरह का करने जा रही है? नैरेटिव क्यों ये गंदा सेट कर रहे हैं? आप अपने मुद्दों को गिनाइए, विकास की बात करिए, दवाई की बात करिए, कमाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महिला आरक्षण की बात करिए, महिलाओं के उत्थान की बात करिए। कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो है उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप बात क्या करते हैं कि दूसरे का आरक्षण दूसरे को दे दिया जाएगा। सीधे हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आप आ जाते हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, गरीबी की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, भुखमरी की लड़ाई है। आपके नेता लोग भी तो उठा ही रहे हैं ना, मामला तो उठा ही रहे हैं ना आरक्षण को लेकर। तो आप लोग भी तो जा रहे हैं जनता के बीच में। जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, आप ही लोग के द्वारा तो कही जा रही है। और कौन कर रहा है? राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे हैं। और ऐसे में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण को लेकर अब बीजेपी हमलावर है आप पर। तो टिट फॉर टैट का तो यहाँ पर सिस्टम चलता है ना। पत्रकार महोदय, आप मुझे ये बताइए कि इस देश में बकरी की, हाथी की, शेर की जनगणना हो सकती है, इंसानों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जानवरों से भी बदतर हालात इंसान के हैं? अगर आप जनगणना, जातीय जनगणना कराते हैं तो उस हिसाब से कौन सा वर्ग वंचित है, कौन सी जाति संप्रदाय वंचित है, आप उसको उसका लाभ देंगे? हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, लेकिन आप तो उसमें हिंदू मुसलमान करते हैं, बोलते हैं कि हम दूसरे का आरक्षण दूसरे को दे देंगे। ऐसे थोड़ी चलता है, देश नहीं चलती ऐसे। और आज तक देश का प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जो इस तरह की उलूल जुलूल अनाप शनाप बातें प्रधानमंत्री होके सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा इलेक्शन में कहता हो। ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी एक बार इस बात को कही थी, आपको भी याद होगा, कि देश के अगर अधिकारों की बात होती है तो क्या कहा गया था आपको सब मालूम है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है मनीष जी, यहाँ पर जब बात होती है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की बात करें तो आपको लग रहा है विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। और विपक्ष अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो फिर मुद्दों पर बात हो क्यों नहीं पा रही है? अगर विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दों की बात हो क्यों नहीं पा रही है? और मंच पर जाइए तो कितने मुद्दे आप लोग को दिख रहे हैं कि उठ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे मुद्दे और इनके मुद्दे में अंतर है। हमारे मुद्दे आम आवाम की बात हो रही है। हमारे मुद्दे में वो मुद्दा है कि जो तेजस्वी जी आज नेता बिहार में बन के घूम रहे हैं, उनके गांव की गलियां हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बनाए हैं। उनके गांव में जो घर में जो बल्ब जल रहे हैं वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहुंचाए हैं। उनके पंचायत में जो स्कूल का बिल्डिंग बना है वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है। उनके गांव में अगर कोई आज सरकारी नौकरी कर रहे होंगे तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। हम तो मुद्दा पे वोट ही मांग रहे हैं। ये अपने जब इनके शासनकाल में 1990 से लेके 2005 की जब इनकी सरकार थी तो हम तो कह रहे हैं कि आप
रोजगार पे अपने डाटा पेश करिए, आप सड़क पे अपनी डाटा पेश करिए, आप विकास के जिन मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, विकास का जो आपका एजेंडा है, आप उन एजेंडे पे अपना डाटा लेकर आइए और मैं अपना डाटा पेश करता हूं, दोनों मिला लीजिए कि कहां है। ये लोग विकास की बात, इनका विकास का मतलब होता है अपने दो बेटी का विकास, लालू जी राबड़ी जी का विकास, तेज जी तेजस्वी जी का विकास, इनका विकास इस दिशा में बढ़ता है। इनको आम आवाम और जनता से क्या मतलब है? विकास और तेजस्वी जी, विकास और तेज प्रताप जी, विकास और मीसा जी, विकास और अभी नया नया सिंगापुर से आ गई है रोहिणी आचार्य जी, अभी तो 5-6 लोग वेटिंग में हैं। अभी एक नए राष्ट्रीय भाभी जी हैं, वो भी वेटिंग में है। लालू जी की 5 बेटियां हैं, वो बेटियां अभी और वेटिंग में। आरजू खान जी, तो जवाब विकास दीजिए का भाई। मतलब परिवार का विकास, इनका विकास, लालू जी एंड पूरे परिवार का विकास, हमारे नेता नीतीश जी का विकास, बिहार के आम आवाम का विकास। ठीक है, ये अंतर भाई है। वो तो कह रहे हैं हम पूरा डेटा लेकर आ रहे हैं, आप भी लेकर आइए। विकास की बात है, बल्ब से लेकर सड़क तक हमने पहुंचा दी। मैं तो डंके के चोट पे, और क्या चाहिए? मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के अगर घर गांव जहां है उनका, उस गांव में अगर सड़क बनी होगी तो वो नीतीश कुमार जी की देन से सड़क बनी है। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं। ठीक है आरजू खान जी। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनको बता दूं कि आज ये जो बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं, ये लालू यादव की देन है। एक समाजवादी विचारधारा, अगड़े से पिछड़े को एक समाजवाद का उन्होंने नारा दिया, सबको एक साथ। अरे समाजवाद नहीं कहिए भाई, आरजू भैया, वो परिवारवाद कहिए। मैं बताता हूँ, समाजवाद नहीं कहिए, उसको परिवारवाद कीजिए। आप मुझे आरजू भाई जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बीच में आप समाजवाद के एक वरिष्ठ नेता का नाम बताइए जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं। लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जयप्रकाश जी हो, चाहे गांधी जी हो, अंबेडकर, जिनके नाम पे भी आप राजनीति करते हैं, क्या कोई अपने राजनीति में सक्रिय रहते हुए आधा दर्जन अपने परिवार को राजनीति में सक्रिय आरजू खान जी को भी सुन लेते हैं, आते हैं आपके पास। ठीक है, जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं। ठीक है, आरजू खान को भी सुन लीजिए। हाँ देखिए, मैं इनके एक एक बातों का जवाब दूंगा, लेकिन हकीकत और नैतिकता यह है कि मुझे बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए। मेरी भी हिस्सेदारी है, मगर मैं आपकी स्टूडियो में बैठा हूं। बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। मैं इनसे खुला चैलेंज कर रहा हूं कि जो इनके एनडीए के सहयोगी दल है, चिराग पासवान से लेके पशुपति पारसनाथ से लेके हम पार्टी के जो है मांझी जी से लेके उनके बेटे जी से लेके, ये उनसे किनारा क्यों नहीं करते हैं? अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो ये कैसा चाल चरित्र, दोहरा चरित्र दिखाते हैं हमको? ये क्यों वैसे लोगों के साथ में बैठे हुए हैं? क्यों उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठे हुए? क्यों सुमंत मांझी की बात करते हैं? क्यों पशुपति पारस की बात करते हैं? क्यों चिराग पासवान की बात करते हैं? ये हमको परिवारवाद का आईना दिखाते हैं। इनके जो अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री, उनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठा है बिना उपलब्धि के। तेजस्वी जी में कौन उपलब्धि है? तेजस्वी, बिहार की जनता जानना चाहती है, आम आवाम ये जानना चाहती है कि तेजस्वी जी में कौन सी उपलब्धि है। रोहिणी आचार्य जी जो अभी सारण से उम्मीदवार बनी है, उनमें ऐसा कौन सा उपलब्धि है जो आप सीधे सिंगापुर से उम्मीदवार बन जाती है। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जी, जो कि राज्यसभा में वो अभी मेंबर हैं, और उसके बावजूद भी उनको लोकसभा का उम्मीदवार, ये कौन? ठीक है मनीष भाई बोलने दीजिए, आरजू खान जी को बोलने दीजिए। कोई मतलब नहीं है, बोलिए। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं भी इनका सहयोगी हूँ, ये भी मेरा सहयोग करे। अगर ऐसे कूदेंगे तो फिर आपका डिबेट खराब होगा, आपका नहीं, बोलिए आरजू खान जी। मैंने ये संज्ञा दी, मैंने ये एग्जाम्पल बताया, फिर ये परिवारवाद का मेरे ऊपर ये करें। ये दूसरी की बात करते हैं, एनसीआरबी का डेटा लेके आए, एनसीआरबी का डेटा लेके आए और कई अखबारों ने छापा है, वो कटिंग में आपको देके जाऊंगा कि जो वक्त था 2005 से लालू यादव जी का जो 15 साल का राज्य था, और अभी जो नीतीश कुमार की जो एनडीए सरकार है, आप देख लीजिए कि कितना क्राइम बढ़ा है। आप देखिए कि क्राइम कितना बढ़ा है, और अगर उस डेटे को अगर खारिज कर दीजिएगा तो मैं आपके डिबेट से चला जाऊंगा। मैं इतना तक मैं आपसे कह रहा हूं। और ये परिवारवाद की संज्ञा देंगे, ये बोलेंगे मेरा ये क्यों हुआ। पशुपति चिराग पासवान को ये कुछ नहीं कहेंगे, प्रिंस राज को नहीं कहेंगे, सुमंत मांझी को नहीं कहेंगे। इनका सिर्फ आईना हमको दिखाने के लिए, अपने आप को ये आईना नहीं देखते हैं। अरे डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में इस लोकतंत्र में सबको संवैधानिक तरीके से इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। हम जनता के पास जाते हैं, और 2 विधानसभा में इस बिहार की जनता ने दिखाया कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसको क्या आप नकार सकते हैं?
आप इसको नकार सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड सबसे छोटी पार्टी है, ये बिहार की जनता ने किया और हम उसको नमस्कार करते हैं बिहार की जनता को। उसके बाद भी ये डेमोक्रेसी को डिनाई करते हैं, लोकतंत्र को नारंगी संघी संविधान के तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ये है इनका चाल चरित्र। ठीक है मनीष जी। जी मनीष जी बड़े आरोप लग रहे हैं भाई आप पर। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अपराध पे तो इन लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। अपराध का नाम सुनते ही बिहार को पहले लोग नाम लेने से लोग डरते थे। आज पूरे देश में आज बिहार को सम्मान पूर्वक लेके नाम ले रहे हैं। अरे भाई जो लोग किए जेल गए हैं, काहे आप चिंता कर रहे हैं भाई? आप पूरे बिहार का डाटा ले लीजिए, इतना बलात्कार, इतना गोली, सीएम हाउस से अपराध उद्योग चलता था। कहां आप बात कर रहे हैं अपराध? आप अपराध पे तो बात ही नहीं कर रहे अर्जुन भाई। मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं वो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। मैं बिहार हमारे नेता मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान की नहीं बात कर रहा हूं। आज अगर बिहार में, मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर एक भी दंगा हुआ हो तो ये बताने का काम करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आप दंगों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। सबसे ज्यादा दंगा अगर हुआ हो, मैं दंके के चोट पे कहता हूं कि अल्पसंख्यकों का बजट आज आप देख लीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जहां लालू जी के समय 3 से 3.5 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 750 करोड़ का बजट है अल्पसंख्यकों के लिए। कब्रिस्तान का घेराव, हर जिला में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास बनाकर उनको छात्रवृत्ति देना, कोचिंग देना, हर आज अल्पसंख्यक समाज का भी अगर विकास हो रहा है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, ये लालू जी के समय का अल्पसंख्यक के लिए कितने कल्याण योजना चलाए गए हैं ये पेश करें, और हम अपना डाटा भी पेश करते हैं। बिहार में सभी धर्म सभी समाज शांति है। यहाँ ये जुमला जो फेंक रहे हैं, तेजस्वी जी का कोई चाल काम आने वाला नहीं है। तेजस्वी जी का ये आजकल तेजस्वी भाई बोल रहे हैं कि देश में संविधान खतरा में है। संविधान खतरा में नहीं है तेजस्वी भाई, मैं इस मन से आपको बता रहा हूं। हाँ, आपकी राजनीतिक विरासत खतरे में जरूर है। जो आपने समाजवाद को कलंकित किया है, नेहरू आपने जो लोहिया जी आज कह रहे होंगे, कर्पूरी जी जो कह रहे होंगे, कर्पूरी जी जीते जी अपने बेटे को कभी राजनीति में स्थापित नहीं होने दिए। कर्पूरी जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक घर बेचारे सही ढंग से नहीं बना सके। आज तेजस्वी जी, मुझे कहने में भी शर्म आ रहा है कि ना जाने देश के ऐसे कौन से कोने में और राज्य के ऐसे कौन से कोने में आपका बंगला नहीं। आप समाजवाद की बात करते हैं, आप परिवारवाद की बात करिए, आप ये सब पूंजी आप ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात आप पे शोभा नहीं देती है। राजू खा जी, मुझे जवाब देने दिया जाए। ये बोल रहे हैं ना कि संविधान खतरे में नहीं है, इनको लगता है कि कोई संविधान खतरे में नहीं है। हाँ, राजद के राजकुमार तेजस्वी जी का जो विरासत में राजनीति मिला है वो खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में है? आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान कहाँ खतरे में आपको लग रहा है? आप खतरे में लग रहे हैं। संविधान का खतरे का मतलब आप खतरे में आरक्षण की बात करते हैं, ये आरक्षण की बात करते हैं। मैं आरक्षण पे बोल रहा हूँ। हाँ। जो लालू प्रसाद जी अति पिछड़ा को पंचायत के चुनाव में आरक्षण से वंचित करते थे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो पंचायतों में आरक्षण दिया। ठीक है, वही आरक्षण की बात अभी मैं अर्जुन जी आप ही से कर रहा था। आरक्षण ठीक है मनीष जी, आज महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है नीतीश कुमार ने, तो ये सब भी तो मुद्दे हैं। ये आरक्षण की बात, ठीक है, ये आरक्षण की बात करेंगे। और फिर आप लोग कहते हैं संविधान खतरे में। ठीक है, ये गन्ना का, ठीक है। मनीष जी आते हैं, मनीष जी आते हैं, मनीष जी आते हैं, मनीष जी आ रहे हैं। 1 मिनट, आरजू जी, हाँ बोलिए बोलिए। इससे पूछिए कि महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला, जो इतनी नौकरियां मिली, वो किसके साथ थे? इनसे पूछिए ये किसके साथ थे? उसमें हमारा सहयोग था कि नहीं? महागठबंधन थी कि नहीं? इनसे पूछिए। और ये बोलते हैं संविधान खतरे में नहीं है। जो सूरत में हुआ है, मतदाता वहां का बाहर वोट देने भी नहीं गया और वहां जो है एक आदमी को स्थापित कर दिया गया। इसी तरह होता है संविधान का हनन ना। जो चंडीगढ़ में हुआ वो क्या हुआ? जो सूरत में भी हुआ है क्या हुआ? अरे भैया, आपको इंदिरा गांधी का आपातकाल पता है? अरे इंदिरा गांधी जी का आपातकाल पता है आपको?
अरे इंदिरा गांधी जी का आपातकाल पता है लेकिन आपको? सूरत की बात कर रहे हैं, वहां तो मामला दूसरा है ना सर। आप सुनिए ना, सूरत में आप सूरत की बात कर रहे हैं आरजू जी, तो सूरत में तो आप ये भी तो समझिए ना, सूरत में भाई कांग्रेस का जो पर्चा जो उन्होंने भरा था वो उनका रिजेक्ट हो गया, निर्दलीय हट गए, तो फिर क्या करेगा आदमी, किससे चुनाव लड़ेगा फिर आरजू जी? ठीक, एक सेकंड आरजू जी आते हैं, लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, हम आपसे दोबारा संपर्क कर रहे हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में कल किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांके में वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हम भागलपुर और पूर्णिया की बात करें तो भागलपुर और पूर्णिया काफ़ी हॉट सीट है, और पप्पू यादव भी पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनकी किस्मत जो है ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी, और अब कल जो है मतदाता अपने वोटों के अधिकारों का उपयोग करेंगे और अपना दम दिखाएंगे कि भाई वो किस ओर है, किस ओर नहीं है, वो कैसी सरकार चाहते हैं। देखिए, वोटिंग के माध्यम से जो है मतदाता ये दिखाते हैं कि उन्हें सरकार कैसी चाहिए, उन्हें वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं विकास हो, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांके में वोट डाले जाएंगे। कल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, और 26 अप्रैल को जहाँ जहाँ मतदान होना है वहाँ हम आपको बता दें, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में कल मतदान होना है। यानी कि 79 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल होनी है।